नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय शो आर पार। बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई है और पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर महागठबंधन को घेर लिया। पीएम ने कहा, जिस 370 के हटने का इंतजार देश कई साल से कर रहा था, उसे ये लोग वापस लाना चाहते हैं। गलवान और पुलवामा का भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बिहार के सपूत शहीद हो गए लेकिन भारत माता का सिर नहीं झुकने दिया। वहीं आरजेडी पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में लालटेन का जमाना गया क्योंकि यहां बिजली की खपत 3 गुना बढ़ गई है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भविष्यवाणी कर दी कि 9 नवंबर को लालू जी की रिहाई है और 10 नवंबर को नीतीश जी की विदाई तय है। उधर नीतीश कुमार लालू यादव के दौर को जंगल राज बताते हुए दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने बिहार में चौतरफा विकास किया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार में राष्ट्रवाद का मुद्दा महागठबंधन पर बहुत भारी पड़ेगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे निर्णायक बहस, सबसे बड़ी बहस। आर पार, मोदी की ललकार, राष्ट्रवाद की हुंकार। लालटेन के जमाना गईल। पिछले 6 सालन में बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गईल बाटे। ये लड़ाई तानाशाह सरकार और जनता के बीच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन बिहार का मोर्चा संभाल लिया है और पहले ही दिन पीएम मोदी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी को घेर लिया और ये दावा भी कर दिया कि नए बिहार में अब लालटेन की कोई जगह नहीं बची है। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे और इनका दुस्साहस देखिए। इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए लेकिन भारत माता के माथा ना झुके देले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरणन में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने भी एक ही मंच से मोदी सरकार पर वार किया। तेजस्वी यादव ने तो भविष्यवाणी कर दी कि 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई तय है। बिहार के सब मजदूरों को दिल्ली से, बाकी प्रदेशों से भगाकर बिहार भेजा। जब आप पैदल आ रहे थे, जब आप भूखे थे, जब आप प्यासे थे, तो नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे? नरेंद्र मोदी जी ने आपकी मदद की। नरेंद्र मोदी जी ने आपको ट्रेन नहीं दी। मर जाओ, पिस जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 नवंबर को लालू जी का रिहाई होगा और 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई है। ये लड़ाई कोई नीतीश जी और तेजस्वी की नहीं है, राहुल जी और मोदी जी की नहीं है। ये लड़ाई तानाशाह सरकार और जनता के बीच है। इस बीच इनकम टैक्स विभाग ने पटना में कांग्रेस कार्यालय पर छापेमारी कर एक गाड़ी से 8 लाख रुपए जब्त किए, जिसके बाद बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और रणदीप सुरजेवाला से भी इनकम टैक्स विभाग ने पूछताछ की। ये साफ दिखता है कि कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन जीत रहा है, तो बौखलाहट में मेरे वहां से ना एक फूटी कौड़ी मिली है। सदाकत आश्रम में दरवाजे तक कितने व्हीकल लगे हैं, 1 रुपया हमने ना दिया है, ना हमें देने की जरूरत है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है
कि क्या बिहार में एनडीए के राष्ट्रवाद का दांव महागठबंधन पर भारी पड़ेगा? आज इसी मुद्दे पर होगी बिहार चुनाव पर सबसे बड़ी बहस। मोदी की ललकार, राष्ट्रवाद की हुंकार। मेरे साथ आरके सिंह जुड़ेंगे, बिजली मंत्री देश के। लेकिन पहले बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती का देश विरोधी बयान आया है। मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं। पहले कश्मीर का झंडा वापस करो, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं। इससे पहले दूसरा झंडा उठाऊंगी नहीं। बिहार में वोट के लिए 370 पर बयान दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है और यह भी कहा है कि खून की नदियां भी बह सकती हैं। मेरे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री हैं आरके सिंह। मैं उनका रुख करता हूं, लेकिन इस समय की यह बड़ी खबर है। महबूबा मुफ्ती ने 370 पर अटैक किया है कि मैं झंडा नहीं उठाऊंगी। सबसे पहले आरके सिंह साहब, आपका अभिनंदन है देश के सबसे बड़े कार्यक्रम आर पार में न्यूज 18 इंडिया पर। मेरा सवाल बहुत सीधा है। महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है कि जब तक हमारा यानी कश्मीर का अलग झंडा वापस नहीं होता, मैं तिरंगे को छूंगी तक नहीं। और कह रही है कि बीजेपी की इतनी हिम्मत हो रही है, वो 370 के नाम पर वोट मांग रही है बिहार के अंदर। महबूबा जी को यह नहीं मालूम है कि 370 के नाम पर सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारतवर्ष में वोट मिलेगा। और वो अगर झंडा, देश का झंडा नहीं उठाएंगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो इरेलेवेंट है। और कश्मीर का भी अलग झंडा 370 आने का तो सवाल ही आप भूल जाइए, ये तो कभी होने को नहीं है, वो भूल जाएं। क्योंकि सिर्फ महबूबा मुफ्ती नहीं कह रही, देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने 16 अक्टूबर को ट्वीट किया था, कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों की स्थिति और अधिकारों की बहाली के लिए दृढ़ है। मोदी सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को जो मनमाने ढंग से असंवैधानिक फैसला किया गया, उसे रद्द किया जाना चाहिए। यानी 370 को वापस लाने की बात कर रही है कांग्रेस और चिदम्बरम साहब। तो कांग्रेस बात कर रही है देश को कमज़ोर करने की, देश के ये जो नेशनल इंटीग्रेशन को कमज़ोर करने की, ये कांग्रेस बात कर रही है। और कांग्रेस ही जिम्मेवार है 370 लगाने के लिए पहले सर्वप्रथम। बाकी सभी देश में आप देखेंगे जितने भी देशभक्त लोग हैं वो चाहते हैं कि इंटीग्रेशन हो, और यहाँ पर वो बिखराव की बात कर रहे हैं चिदम्बरम जी। और यही कारण है कि कांग्रेस की स्थिति जो है आज वो है। और इसी प्रकार का अगर उनका रवैया रहा तो वो घटते घटते बिल्कुल सिंगल डिजिट में आ जाएंगे पार्लियामेंट में। मेरा सवाल अगला भी नहीं रहेंगे जी, लेकिन अभी देश के हित के खिलाफ अभी ये बिहार का चुनाव है तो राष्ट्र उनके खिलाफ होगा जी। ये बिहार का चुनाव है। आप बिहार से सांसद भी हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 9 नवंबर को लालू यादव होंगे रिहा और 10 नवंबर को विदा हो जाएंगे नीतीश कुमार। थके हुए नीतीश कुमार, हारे हुए नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव बड़े आक्रामक है, वो कह रहे हैं कि विदाई तय है। बताइए कि लालू यादव 9 नवंबर को रिहा होंगे, ये तेजस्वी यादव को कैसे मालूम चल गया? क्या किसी ये हाई कोर्ट जज से या सुप्रीम कोर्ट जज से क्या उनका कोई बातचीत हुआ है क्या? ये सब नॉनसेंस है। देखिए ये सब बिल्कुल बेबुनियाद बेतुके बयानात हैं। कोई कैसे ये कह देगा भविष्यवाणी कि हाँ साहब तो कोर्ट से उसको बेल मिल जाएगा? ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। लेकिन नीतीश कुमार थक चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार थक चुके हैं 15 साल के शासन के बाद। तो लालू जी को सजा हो गया है ना? नहीं, नीतीश कुमार थक चुके हैं 15 साल के शासन के बाद। लालू जी को तो बहुत सारे केसेस में सजा हो गया है ना। आरके सिंह जी, नीतीश कुमार थक चुके हैं। तेजस्वी हर रैली में यही बोलते हैं, नीतीश कुमार थक चुके हैं। देखिए साहब, नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया अपने कार्यकाल में वो काबिल तारीफ है, उनको तारीफ करना चाहिए। अपने 15 साल में तो उन्होंने कुछ किया नहीं। कर सकते हैं उनको तारीफ करनी चाहिए। नीतीश कुमार का जो कि इतना काम किया, किस क्षेत्र में काम नहीं किया नीतीश कुमार, सो आप बताइए। वो कहते हैं कि उनकी सरकार, वो कहते हैं रोजगार में काम नहीं करा, वो कहते हैं रोजगार में काम नहीं करा, नौकरी नहीं दी, बेरोजगारी है बिहार के अंदर। अरे पहले हमको बोलने दीजिए ना अमित।
जी जी पहले सुनिए हमको। जी सिंह साहब, 2005 में उनकी सरकार गई अमित, तो उस समय रोड का हालत जो था एकदम बिल्कुल खास्ता हाल था, खाली गड्ढा ही गड्ढा था। नीतीश कुमार जी की सरकार ने, मैं था उस समय प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग, हम लोगों ने रोड का नक्शा बदल दिया। अब बिहार का रोड जो देश में सबसे खराब रोड था, देश के बेहतर रोड सड़क नेटवर्क में गिनने जाने लगा। अब वो काम, विकास का काम अभी चल ही रहा है। हर जगह 4 लेन बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। गांधी सेतु पर बरसों से जाम लगता था, नया पुल बना रहे हैं। सोन नदी पर कोइलवर में बरसों से जाम लगता था, नया पुल बना रहे हैं। ये कोसी नदी पर एक पुल बनाए, एक और पुल बना रहे हैं। हर नदी पर पुल बना रहे हैं। हम लोग 4 लेन कर रहे हैं। पटना आरा बक्सर 4 लेन हो रहा है, आरा मोहनिया 4 लेन स्वीकृत हो गया। आर के सिंह साहब, विकास का यात्रा चल रहा है। ये विकास तो इन्होंने कभी किया नहीं। अमित, विकास का नाम तो ये जानते नहीं। जिस समय ये गए उस समय वाकई में लालटेन युग था। मुश्किल से 5-6 घंटा बिजली रहती थी, गांव में 2 घंटा रहती थी, या शहरों में 8-10 घंटा। आज 21, 22, 23 घंटा बिजली रहती है गांव में, आज शहरों में 24 घंटा। ये हम लोगों ने बिहार को ही नहीं, देश को बिजली डेफिसिट से बिजली सरप्लस बना दिया। लेकिन आप कह रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं। आपका एक बयान बड़ा पॉपुलर हो रहा है, आप कह रहे हैं कि आज की तारीख के अंदर आपने एक जनसभा में कहा कि 8वीं और 9वीं पास लोग मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। देखिए, हमारा यह कहना है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, कुछ काबिलियत होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए, कुछ पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री एक बड़े राज्य का बन जाना कोई खेल नहीं है, जानकारी होनी चाहिए। यही मेरा कहना है। मैं युवा हूं, मुझ में जोश है, जनता का कहना है, मेरे साथ पब्लिक है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं। अमित जी, अच्छा अमित जी, आप ये बताइए जी, आप युवा हैं, आप में जोश है, इसी आधार पर नेटवर्क आपको नौकरी दे देगी क्या? नहीं ना देगी। नहीं, पर मैंने तो पढ़ाई लिखाई कर रखी है। पढ़ाई लिखाई देखेगी कि नहीं देखेगी? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपसे, इसीलिए पूछ रहा हूं। तब नेटवर्क में नौकरी नहीं मिलेगी आपको, ये किसी सेवा में नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये आप देश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसी परिवार से आते हैं, यह कहीं होने वाला है? एक अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि कांग्रेस के जो पटना हेडक्वार्टर है वहां पर एक आईटी रेड हुई, वहां पर 8 लाख रुपए भी एक गाड़ी में मिले, लेकिन शक्ति सिंह गोहिल और समूची कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी हताश है क्योंकि कांग्रेस और राजद अब आ रही है, इसलिए ये सब खेल चल रहे हैं। एक इनकम टैक्स भी आपका कौन सा था, किसका था 8 लाख रुपया? बताए वो। अरे वो बताए कि 8 लाख रुपया किसका था, हमारा नहीं है। वो कह रहे हमारे यहाँ से फूटी कौड़ी नहीं मिली क्या? अच्छा, उनका नहीं तो किसका था भाई? उनके घर ये सदाकत आश्रम में था तो किसका था? कोई आवे तो सामने। अमित जी, आप इतने एक्सपीरियंस पत्रकार हैं, जरा पूछिए ना उनसे सवाल। नहीं, मैं तो बिल्कुल पूछता हूं, वो कहते हैं हमारे नहीं, मैंने तो पूछा, मैंने तो लगातार सवाल पूछ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि हमारी फूटी कौड़ी नहीं है। ये कहां से आ गया, क्या है, तो किस गाड़ी है, कौन सी है, हमें नहीं पता। वो कहते हैं खुद ही क्रिएट कर दिया गया क्या? और पकड़े गए तो कहते हैं कि हम पर वेंडेटा हो रहा है। ये क्या वेंडेटा है साहब? ब्लैक मनी काहे रखे हुए हैं आप? कहां से आया ये ब्लैक मनी? किसने दिया? इसका जवाब दीजिएगा ना जी। एक चीज देखने को मिली है बिहार के अंदर, जो सवाल मेरा आपसे महत्वपूर्ण है। एक चीज देखने को मिली है कि नीतीश कुमार की रैली में लालू यादव जिंदाबाद हो रहा था। आपके काफिले पर भी, जब आप भोजपुर में एक रैली करने जा रहे थे, आपके काफिले पर भी अटैक हुआ। क्या नाराजगी है लोगों की 15 साल के शासन के बाद? आर के सिंह जी, देखिए, ये सबसे आसान काम है कि कोई रैली हो तो 4 आदमी जा करके ये जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दें। और जो आप कह रहे हैं काफिले पर अटैक, कोई काफिले पर अटैक नहीं था। हम जा रहे थे वहाँ पर, ये राजनाथ सिंह की सभा थी, उसको अटेंड करने के लिए हमारा समय कम था, तो हमारा काफिला तेज़ी से निकल रहा था। तो हमारा काफिला निकल गया। पीछे की एक गाड़ी को कुछ लड़के रोकना चाहे, वो भी रोक नहीं पाए। इतना ही तो इंसिडेंट था। अब बाद में पता चला कि साहब वो लड़का था किसी ऐसे कैंडिडेट का जो कि टिकट चाहते थे, नहीं मिला टिकट, तो इंडिपेंडेंट खड़े हुए, उसका लड़का था। उनको नाराज़गी थी टिकट कट जाने से। ये कोई और कोई बात नहीं है। तो फिर
आपकी पार्टी का ही हुए ना, लेकिन वो तो कोशिश किए, कोशिश काफिला छोड़ दीजिए, काफिला के पीछे एक गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, वो भी नहीं रुका, अपना वो भी गाड़ी निकल गया, हम तो पहले ही निकल गए थे। मेरा आखिरी सवाल है, नंबर क्या है? आरके सिंह, क्योंकि आप फॉर्मर ब्यूरोक्रेट भी हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं नंबर क्या है एनडीए का और इंडिविजुअल बीजेपी का नंबर, आपकी राय में क्या है? ये तो गेसवर्क होगा ना, मैं फॉर्मर ब्यूरोक्रेट ही नहीं हूँ, मैं यहाँ पर पटना का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, पटना डिवीज़न का कमिश्नर था, मैं यहाँ का गृह सचिव था बिहार का जो रोड का हम लोगों ने कि जो खासा हालत रोड था उसको हम तो लोगों ने वही तो पूछ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अच्छे रोड्स में बनाए, मैं वो हम आपका लोगों पूरा ने बनाया। बायोडाटा देता तो काफी समय निकल जाता, हम लोगों ने बनाया। मेरा सवाल ये है, आपका तजुर्बा क्या कहता है, कितनी सीटें आ रही है एनडीए को, बीजेपी को? अबे सुनिए देश भर में जो हर घर बिजली, हर एक घर को बिजली पहुंचाए, 2,70,00,000 घरों को, वो भी हम ही लोग पहुंचाए। तो आप पूछ रहे हैं, लेकिन ये जो गैस वर्क हम नहीं करते, लेकिन एक चीज जान लीजिए जी कि हम लोग आराम से इत्मीनान से जीतेंगे, कंफर्टेबल मेजॉरिटी से जीतेंगे, 140 हो 150 हो जो हो, लेकिन कंफर्टेबल मेजॉरिटी रहेगी। कंफर्टेबल मेजॉरिटी रहेंगी। आरके सिंह, केंद्रीय मंत्री, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। थैंक यू सो मच आरके सिंह, प्लेजर हैविंग यू सर। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, अजय आलोक नेता जेडीयू के, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी के और AK वाजपेयी नेता एलजेपी के मौजूद हैं। मृत्युंजय तिवारी, मैं आपके पास आता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रवाद की बात कर दी है और राष्ट्रवाद में 370 की बात कर दी है, क्या कहना चाहते हैं मृत्युंजय जी? देखिए अमीश जी, हम लोगों को ये पता रहता है, बिहार की जनता भी अब समझ गई, अब कितना एक ही चीज को बार बार सुनते सुनते थक गई जनता। ये भूखमरी पर नहीं बात करते हैं, ये बेरोजगारी पर नहीं बात करते हैं, बदहाली पर नहीं बात करते हैं। हर चुनाव में पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पहले इनके कैबिनेट के जितने माननीय मंत्री थे सब बैटिंग करके गए थे। कोई कह रहा था कि महागठबंधन की सरकार बनी तो कश्मीर से आतंकवादी आ जाएगा, कोई जिन्ना पर बोल रहा था, कोई पाकिस्तान पर बोल रहा था, कोई 370 पर बोल रहा था। वही प्रधानमंत्री जी ने बताया। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो बिहार की जनता को यह भी बता देते विशेष राज्य का दर्जा कहां है, विशेष पैकेज कहां है। पर वो तो प्लानिंग कमीशन अब खत्म हो गया, विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा? बिहार की बदहाली है, क्यों गरीबों का थाली, वो रेड टेपिज्म इस देश से खत्म हो गया, वो विशेष राज्य का दर्जा के जो लॉलीपॉप होता था वो इस देश में खत्म हो चुका है। अब मैं अब सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ अभय दुबे भी। अभय दुबे, राहुल गांधी जी का मैं भाषण सुन रहा था, तो राहुल गांधी जी ने बोला कि 1200 किलोमीटर, राहुल गांधी जी ने बोला कि चाइना जो है वो भारत के अंदर 1200 किलोमीटर हो गया, आ गया है अंदर। तो इसका मतलब मेरा स्टूडियो नोएडा में है, तो नोएडा तक चाइना का कब्जा है, लेकिन मुझे तो बाहर चाइना के सैनिक नहीं दिखे, मुझे तो उत्तर प्रदेश की पुलिस दिखी, दिल्ली में जाता हूं तो दिल्ली की पुलिस दिखती है। तो ये 1200 किलोमीटर का लॉजिक क्या है? आप अमीश जी, आपको तो वही दिखाई देगा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ना वहां कोई घुसा है ना वहां कोई आया है। नहीं, 1200 आपको देश सर, के मैं विदेश तो मंत्री राहुल का गांधी बयान की बात नहीं कर रहा हूं। दिखाई अभय जी, देगा, जो आज अभय जी विदेश आप इतने मंत्रालय वरिष्ठ की हैं, मैं साइट तो पर राहुल डला गांधी है की बात कर रहा हूं। कि चीन 1200 किलोमीटर की डेफिनेशन बताइए ना। किलोमीटर अंदर आ गया है 1200 किलोमीटर। हाँ, बिल्कुल। देखिए अमीश देवगन जी, 1200 किलोमीटर अंदर आ गया जी, चीन हो या धारा 370, ये धाराशाही 243 की बात है, ये राष्ट्रवाद की बात नहीं प्रधानमंत्री जी। ये बिहार में फैले बेरोजगारवाद की बात है, ये बिहार में फैले अशिक्षावाद की बात है, ये बिहार में फैले अपराध राज की बात है प्रधानमंत्री जी। सर, ये 1200 किलोमीटर पे तो शिक्षा की बात करिए आप, बिहार की शिक्षा और शिक्षा की बात कर लीजिएगा। अब अबे दुबे जी, ये क्या बात हुई? मैंने जो सवाल पूछा ईमानदारी से उसका जवाब दीजिए ना। 1200 किलोमीटर पर क्या शिक्षा है आपके पास? 1200 किलोमीटर पर कब्जा चाइना का है, यानी आप कह रहे हैं नोएडा तक चाइना का कब्जा है। राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं और आप कह रहे हैं देश इस पे यकीन करे। देखिए प्रधानमंत्री, अगर आप इसी तरह ऐसी सरकार का पक्ष लेते रहे, ऐसे प्रधानमंत्री जी का जो चीन की तरफ आंख बंद करके बैठा है, तो आपके स्टूडियो तक भी पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर निर्णय लीजिए। आप कह रहे प्रधानमंत्री का पक्ष ले रहे, आप कह रहे 1200 किलोमीटर चीन अंदर घुसा हुआ है, मेरे स्टूडियो में चाइना के सैनिक आ जाएंगे। मैं देखता हूं दरवाजे पे कोई नहीं आ रहा अभी फिलहाल, यूपी पुलिस है, लेकिन बहरहाल आप अपनी बात को रखिए। अरे देखिए, सिर्फ
हाँ, सरहदों की हदें नहीं, प्रधानमंत्री जी ने व्यापार की सारी हदें पार कर दी है। आपके स्टूडियो में आधे सामान जो इलेक्ट्रॉनिक है वो चाइना के हैं। आपके खिलौने जो है देश में वो आधे से ज्यादा सर, चाइना मैं खिलौनों का इस्तेमाल नहीं करता सर। 58% साइकिलें चाइना की प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान में भर दी है। आप समझिए चीन कहां तक घुस गया है। अमीश देवगन जी, आपके स्टूडियो की 70% सामग्रियां हैं। प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़कर निवेदन है, आप बिहार पर बात कीजिए। कल ही तो नीतीश कुमार जी को फिसड्डी बिहारी की बात कर रहा हूं। बिहार में राहुल जी ने बात करी, मैंने तो राहुल जी की बात करी है। बिहार में 1200 किलोमीटर की राहुल जी ने बात करी। हाँ, बिल्कुल राहुल जी ने यह भी बात करी कि बिहार के किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, बेटियों को उच्च शिक्षा और स्कूटी का इंसाफ, उद्योगों की तरक्की, युवाओं की नौकरी पक्की, उस पर भी बात करिए। बिल्कुल उस पर भी बात। और प्रधानमंत्री जी झूठ 1200 किलोमीटर पर 1200 किलोमीटर निकाला है तो राहुल गांधी के 1200 किलोमीटर के वक्तव्य को आप डिफेंड नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी के 1200 किलोमीटर के वक्तव्य को आप डिफेंड नहीं कर पा रहे। 1200 किलो मैंने कहा ना, क्या कहा? आप अमीर जी तो कह रहे कि चाइना आपके स्टूडियो तक पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री जी की तरह आपने चीन अंदर घुसा हुआ है, 1200 स्क्वायर किलोमीटर घुसा हुआ है। स्क्वायर किलोमीटर में घुसा हुआ है। गोगरा राहुल जी ने तो किलोमीटर पॉइंट 10 ठीक है, समझ बात ना। ये क्लैरिफिकेशन आ गया आपकी तरफ से कि राहुल गांधी जी ने किलोमीटर कहा, लेकिन एक्चुअली वो स्क्वायर किलोमीटर है, ये आपने बोला। लेकिन ये भी आपने कहां से जानकारी आपको प्राप्त हुई, ये जरूर आप साझा करिएगा। लेकिन मैं संबित पात्रा रुक करता हूं। संबित पात्रा, आपकी पार्टी की हवा टाइट है उधर, यानी आपकी गठबंधन की हवा काफी टाइट है, क्योंकि कांग्रेस और राजद कह रही है कि लालू जी की रिहाई होगी और नीतीश कुमार की विदाई होगी, इसीलिए रैलियों में लालू यादव जिंदाबाद हो रहा है और कई जगह तो आपके विधायकों को दौड़ाया जा रहा है। देखिए अमीश जी, बहुत देर बाद आ रहा हूं, मगर आज पहली बार मैं अपने जीवन में राहुल जी की बात से सहमत हूं। राहुल जी ने कहा चीन 1200 किलोमीटर अंदर आ गया है। आपने तो अपने दफ्तर के बाहर देख लिया, मगर राहुल जी कह रहे हैं कि 1200 किलोमीटर अंदर आके 10 जनपद के अंदर बैठे हुए हैं दो चीनी। 10 जनपद 1200 किलोमीटर है ठीक वहां से, सीमा से। और हम तो कह ही रहे हैं, जब से 2008 में ये माँ बेटे जाके MOU साइन करके आए हैं, 2 एजेंट बैठे हुए हैं 1200 किलोमीटर के दूरी पे, 2 एजेंट 10 जनपद के अंदर बैठे हुए हैं। उन्हीं के बारे में आज राहुल जी के मन से निकला है कि 1200 किलोमीटर के दूरी पे चीन घुस के आ गया है। अब जहां तक बिहार की बात, चीन के एजेंट तो आप हो संबित पात्रा जी। कितनी शर्मनाक बात है। मैं तो इतनी कि देर चीन सुना भारत इनको, ये के क्यों अंदर ऐसे हो घुसा जाते हुआ हैं? है। अरुणाचल प्रदेश का आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है कि चीन अंदर आ बहुत देर गया। बाद में आया तब भी आप अमीश भाई जरा मेरे को अकेले ही फ्रेम पे रखिए, कोई फायदा नहीं है चिल्ला चोट करके। अबे दुबे संबित को 40 सेकंड बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बात को रखेगा। मुझे अजय आलोक की बात भी कह रहे थे कि आप खिलौना से खेलते हैं। अब देखिए, मैंने पूरा सुना इनको। ये तो कह रहे थे कि आप भी खिलौना से खेलते हैं। बताइए कौन खिलौना से खेलता है? पूरा हिंदुस्तान जानता है। देखिए ऑन अ सीरियस नोट, बिहार में आज प्रधानमंत्री आप भी कमाल की बात करें, मेरी खिलौने से खेलने वाली उम्र दिख रही है आपको। तो उन्होंने कहा कि आपके खिलौने चाइना वाले खिलौने हैं। खिलौना से कौन खेलता है? वो भी चाइनीज खिलौना से, हम लोग जानते हैं। छोड़िए, मैं बताना नहीं चाहता, अब मुद्दे पर आते हैं। नहीं, उन्होंने आपके खिलौने की बात की, खैर छोड़िए ना, वो तो ऐसे ही हैं। वो राहुल गांधी के खिलौने के बारे में बोल रहे थे। खैर हम मुद्दे पर आते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए आज प्रधानमंत्री ने 3 जगहों पर रैली की बिहार के अंदर। आप देखिए, इससे पहले मैंने 2 ओपिनियन पोल देखा है, बड़ा स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को इन ओपिनियन पोल्स, जो रेप्यूटेड ओपिनियन पोल्स उन्होंने दिखाया है। आपका चैनल भी पोल ऑफ पोल्स या ओपिनियन पोल जरूर करेगा, उसमें भी हम भाग लेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश में एक स्थापित फैक्ट है, और वो फैक्ट है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन पर उतरते हैं, जब वो कमान संभाल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं 8 से 10% वोट शेयर में इजाफा होता है। और जहां राहुल गांधी जमीन पर उतर जाते हैं, जो 2-3% वोट भी मिल रहा होता है, उसमें घटोतरी होती है। ये जब से 2013 से ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है। चुनाव में प्रधानमंत्री के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, क्या हुआ? हाँ नहीं, ठीक है। हमारा हाईएस्ट वोट शेयर था। आप पिछले चुनाव का भी देख लीजिएगा, बीजेपी गठबंधन में दरार जरूर पड़ा था, बीजेपी का वोट शेयर हाईएस्ट था। आप देख लीजिएगा, वोट शेयर हाईएस्ट था सभी पार्टी के बीच में। आप देख लीजिएगा, मुझे बोलने दीजिए साहब, मैं आपके बीच में बिल्कुल बोलता नहीं। जिसके पास तथ्य नहीं होता है वही चिल्लाता है। मैं आज एक सवाल पूछ रहा हूं,
अमीश भाई मैं एक सवाल पूछ करके समाप्त करूंगा। अरे आज 1,25,000 करोड़ के पैकेज को बता दीजिए बिहार के। अमीश भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे लगता है मुझे एक एक करके सब अपनी बात को रख ले, एक एक करके सब अपनी बात को रख ले, ये उचित व्यवहार नहीं है ना। ओके, एक एक करके सब अपनी बात, आप संबित पात्रा 30 सेकंड बोलिए, फिर 30 सेकंड में आप रिप्लाई दीजिएगा, फिर अजय आलोक। अमीश भाई आज मेरी खास गुजारिश है अजय आलोक, अपनी बात को। ओके बोलिए संबित। हाँ, मैं एक बात कह के खत्म करता हूं। आर्टिकल 370 के विषय में प्रधानमंत्री जी ने भी बात की। तुरंत प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद महबूबा मुफ्ती निकलकर कहती हैं कि मैं झंडे को उठाऊंगी नहीं, हिंदुस्तान के झंडे को। उनके टेबल पर भी हिंदुस्तान का झंडा नहीं था। वो कहती है आर्टिकल 370 फिर आना चाहिए। थोड़े दिन पहले फारूक अब्दुल्ला ने कहा था हम चीन की सहायता से आर्टिकल 370 की बहाली करेंगे, और फारूक अब्दुल्ला का समर्थन देते हुए कांग्रेस पार्टी के पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया था 16 अक्टूबर को, जो 5 अगस्त 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था, उसको हटा करके हम फिर से आर्टिकल 370 लाएंगे। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्या वे पी चिदम्बरम के साथ खड़े हैं, महबूबा मुफ्ती के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? पैकेज का बताइए ना, 1.25 करोड़ रुपए के पैकेज का क्या हुआ? नहीं तो आप पहले इसका बता दीजिए, फिर आपके प्रश्न का जवाब मैं देता हूं। आप पी चिदम्बरम की भर्त्सना करेंगे, निंदा करेंगे या पी चिदम्बरम के साथ खड़े? 57,000 करोड़ रुपए। आप पी चिदम्बरम के साथ खड़े हैं या पी चिदम्बरम के साथ खड़े नहीं है, ये बताइए पहले। अनुच्छेद 370 आप दोबारा लाएंगे या आप उसको हटने देंगे? इस विषय में बताइए। कीजिए, कोसी पर गंगा पुल का जिक्र कीजिए जो निरस्त कर दिया। नेशनल हाईवे पर भी बता देता हूं, यूनिवर्सिटी की बात बताइए जो वाराणसी ले जा रहे हैं प्रधानमंत्री। बिहार से इससे पहले एनडीए की सरकार के दौरान 2005-2010 के दौरान राज्य में 6,000 के बाद 9,913 बनी और अब 10,200। ठीक है, अब आप दोनों को ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। अजय आलोक का मैं रुक कर दो। अजय आलोक, तेजस्वी यादव हर रैली में कह रहे हैं कि ये नीतीश थक चुके हैं, अब इनके बस की नहीं है, और लालू रिहा होंगे और नीतीश कुमार की विदाई होगी। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने भी आज बिहार चुनाव का जिक्र किया और कहा इस बीजेपी वालों की हिम्मत कैसी होती है, ये 370 पर वोट मांगे। जब तक 370 वापस नहीं होगा तब तक तिरंगा को मैं छूंगी नहीं। क्या आपको लगता है कि एक तरफ तेजस्वी यादव अपने युवा तेज के साथ वोट मांग रहे हैं और दूसरी तरफ आपको घेर रहे हैं? अरे यार, हमको क्या घेरेंगे, क्या हमको घेरेंगे तेजस्वी यादव, और क्या बोलेंगे महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस पार्टी। अभी तो अभय दुबे को भी लगता है कि अपने नेताओं की बात सुन सुन के उनका भी दिमाग खराब हो गया। अभी आप आर्काइव में चेक कीजिएगा, बोल रहे थे कोसी पे गंगा पुल का क्या हुआ। तो कोसी पे गंगा पुल कैसे बनेगा, मुझे समझ ही में नहीं आया। खैर, ऐसी ऐसी बदहवास बातें निकलते रहती हैं लोग के मुंह से। सवाल ये उठता है आज कि 370 की आज बात कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने कह दिया कि 120 किलोमीटर चीन अंदर घुस गया, नहीं 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर चीन अंदर घुस गया। माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को बिहार के उन सपूतों से जिन्होंने गलवान वैली में अपने जान तक कुर्बान कर दी और चीन को 1 इंच जमीन नहीं लेने दी। और ये आज बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि चीन 1200 किलोमीटर घुस गया। उन सपूतों का बलिदान व्यर्थ गया क्या राहुल गांधी जी? ये शहादत का अपमान कर रहे हैं और वहां बैठे इनके चमचे उस पर ताली बजाते हैं। अभय दुबे को कहिए कि क्या ये सही है कि बिहार के इतने सपूतों की गलवान में शहादत हुई? तो आप जी नहीं कह रही है बिहार के सपूतों का अपमान करा राहुल गांधी ने? आज लोग की बात करें, लोगों की वजह से हुई वो अबे दुबे क्या बिहार के सपूतों का अपमान किया जो जेडीयू कह रही है? क्योंकि गलवान में बिहार के सपूत शहीद हुए थे, उन्होंने अपने शीश निवार दिए थे मां भारती की रक्षा के लिए। जेडीयू पूछ रही है क्या उन मां भारती के सपूतों का, क्या उन बिहार के सपूतों का अपमान किया गया है 1200 किलोमीटर के अंदर आने की बात को कह के? अबे दुबे जवाब 25 सेकंड के अंदर देना। जयलोक, मां भारती और बिहार के सपूतों की शहादत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की वजह से हुई है। हमारे वीर सैनिक लोहा लेना जानते मगर उन्हें हथियार उठाने की अनुमति नहीं दी मोदी जी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चीन की शरण में है। चीन को भारत की सीमाएं सौंप दी, इससे बड़ा अपमान हो सकता है बिहार के सैनिकों से लेकर मजदूर कुमार है जो मजदूरों को कह रहे थे कि
बिहार के अंदर अरे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए खुद काफी हो। जिसने दर-दर की खाने के लिए मजदूरों को मजबूर कर अबे दुबे साहब अजय लोग रिस्पॉन्ड, अजय लोग बोलिए आप, अजय लोग बोलिए। शर्म आदमी है, इनको क्या बोलूं, देश देख रहा है। यही बिहार के सपूत यहाँ पे लौट लौट के कहा कि 1 इंच जमीन हमने नहीं दी है चीन को। यहाँ बिहार के सैनिक कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, सुनिए अबे दुबे कान खोल के, वो बिहार के सैनिक जो अभी लीव पे आए हैं, जो इंजर्ड होकर लौटे हैं, यहाँ दानापुर हॉस्पिटल में उन्होंने इंटरव्यू दिया कि 1 इंच जमीन नहीं दी, और आपके राहुल गांधी यहाँ कह रहे हैं कि 1200 किलोमीटर घुस गया और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? अरे आपके मोदी जी यहाँ के सैनिक, भारतीय सैनिक कह रहे हैं, भारतीय सैनिक, शर्म नहीं आती? राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं। भारत का विदेश मंत्री कह रहा है कि चीन को भारत की सीमाओं में चीन अंदर घुस गया है। विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कह रहा है कि घुस गया है। जब चीन के विदेश मंत्री से बात करते हुए, अरे रोजगार का क्या हुआ ये बताओ? पहले दिन कैबिनेट करके 10 लाख रोजगार देंगे। तुम्हारे नीतीश कुमार कह रहे थे कि लैंडलॉक स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट खुलासा करने वाला हूं, और भारतीय जनता बहुत इंपॉर्टेंट खुलासा करूंगा। ठीक है। अबे दुबे देखिए, आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो बीच में नहीं बोलते थे। अबे दुबे आप तो बीच में नहीं बोलते थे, आप संबित के बीच में भी बोल रहे हैं। अबे दुबे जी, मैं चाह रहा हूं, चुनाव की बेला है, सब नेताओं को पॉइंट स्कोर करने हैं, लेकिन अपनी अपनी समय पे बात रख लें, ऐसे बात ही नहीं हो पाएगी। अब अजय लोग स्काइप से, उनको ऑडियो ही नहीं आ पा रहा। बोलिए अजय लोग, आप 25 सेकंड अपनी बात को रखिए, फिर मृत्युंजय तिवारी। 10 लाख नौकरी की बात करने वाले कहते हैं कि 4.5 लाख नौकरी वर्तमान में सरकार में खाली है। सफेद झूठ, क्योंकि वर्तमान में सरकार में सिर्फ 1,73,600 नौकरी खाली थी। अगस्त के अंतिम महीने में आचार संहिता लगने के पहले 70,000 नौकरियों की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि बहाल कर ली जाएगी। पहला झूठ तेजस्वी का। 5.5 लाख नौकरी का सृजन करेंगे। 60,000 करोड़ रुपए कौन भगवान कुबेर देंगे कोटवार जेल से लाके? हाँ, कहते हैं कि 1.5 लाख डॉक्टर और 2.5 लाख जीएनएम और एनएम एम्प्लॉय करेंगे। जब अभय दुबे बताए तो कांग्रेस की किस सरकार में 1.5 लाख डॉक्टर हैं? झूठ की पराकाष्ठा होती है। अब आइए नौकरी की सच्चाई, इनका इतिहास जानिए। अभय दुबे बोलेंगे तो मान लेगा कोई, अभय दुबे बोलेंगे कि मैं नौकरी दूंगा, मान लेगा। आप बोलेंगे अमित, मान लेगा कोई कि आप नौकरी दे सकते हो मुख्यमंत्री बन के। ये तेजस्वी यादव कहां से मानेंगे लोग? मृत्युंजय तिवारी जवाब देंगे। पैसे लेके बजट का कितना पैसा? अभय दुबे अपने सहयोगी, अभय दुबे आपके बड़े पार्टनर है आरजेडी, उनको बोलने दीजिए ना। 40 सेकंड। बजट का 60% आप खर्च नहीं करते हो। सुनील चौधरी सबसे पैसे लेके नौकरी दिया। आज बिहार का हर युवा पूछ रहा है मंगरू की जमीन कब लौटाओगे, मंगरू की जमीन कब लौटाओगे? मृत्युंजय तिवारी जवाब दीजिए, मंगरू यादव की जमीन कब लौटाएंगे तेजस्वी यादव? ललन चौधरी की जमीन कब लौटाएंगे? उनको भी नौकरी दी है, दान लिया उनसे 13 करोड़, कब लौटेगी जमीन? बताए ना, जवाब दें सब चीज का। बताइए मृत्युंजय बोल रहे हैं। अजय लोग, अब आपने अपनी बात को रखा। मृत्युंजय तिवारी पूछिए मंगरू यादव की जमीन कब लौटाएंगे? अमित जी पहले इनका ऑडियो बंद कीजिए, नहीं तो ये बहुत बौखला गए हैं। 17 दिन बाकी है, 17 दिन के पहले तो हमें लग रहा है कि इनका मानसिक दिखा रहा है स्थिति गड़बड़ गया। मंगरू यादव की जमीन कब लौटाएंगे? अमित जी हमें पता है कि अमित जी हम कह रहे हैं इनका ऑडियो बंद कर दीजिए, गड़बड़ा गए हैं, इनका इलाज कराना पड़ेगा। ये मंगरू यादव की जमीन में मेरा इलाज करवाने की क्या जरूरत है? देख लीजिए, बेशर्म भी एक शब्द है। ये बेशर्मी की तरह हंस रहे हैं। यहाँ भुखमरी है, बेरोजगारी है, बताइए ना मंगरू की जमीन कब कोरोना से मौत हो रहा है, लोग मर रहे हैं, जमीन लेने और की ये तैयारी कर रहे हैं हंस हंस के। देखिए ये कितना तेज। अच्छा ठीक है, मृत्युंजय जी को बोलने दीजिए। अजय लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं। आप जब बीच में बोल रहे हो तो इनको बोलने दीजिए, धारा प्रभाव बोले। अब मृत्युंजय जी देंगे ना, मृत्युंजय जी आप ही को, मृत्युंजय भाई आप ही को मौका दे रहा हूँ। मृत्युंजय जी आज शर्म रहेगा तब ना। मृत्युंजय जी आप ही को मौका दे रहा हूँ। अरे मृत्युंजय जी आप ही को मौका दे रहा हूँ। तनिक एक बात तो बताइए, ये 1200 किलोमीटर वाली बात, आप इस बात से सहमत है? 1200 किलोमीटर वाली बात से, चीन वाली बात से सहमत है आप? अरे यहां जनता की भाई जनता का थाली खाली है, गरीबों को भोजन नहीं मिल रहा है। ये 1200 किलोमीटर चीन घुस गया, नेपाल आंख दिखा रहा है, धारा 370 हटाएंगे। असली मुद्दा पर ये बातें नहीं करेंगे। ये देशभक्त हैं, ये गद्दार हैं। इन्हीं लोगों के कारण इनका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई इनका योगदान है। ये लोग तो गरीबों मजदूरों के दुश्मन है, ये नौजवानों के दुश्मन है।
ये नौजवानों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। ये नौजवान इनको माफ करेगा क्या? ये लोग क्या बात करेंगे? बेशर्म की तरह बात करते हैं। संबित पात्रा कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले गद्दार हैं। संबित पात्रा यू रिएक्ट टू दिस। संबित पात्रा, ये तो जिन्होंने नौजवानों के साथ गद्दारी किया, मजदूरों के साथ गद्दारी किया, बिहार की जनता के साथ गद्दारी किया, ये लोग गद्दार है। संबित को ऑडियो खोलिए पीसीआर। रोजगार में नंबर 1 क्यों है बिहार, ये बताए। देखिए इनकी जरा आवाज आप कम करिए, ऐसे ही मेरी ऑडियो नहीं जा रही है। बोलिए, अब जरा आराम से बोलने दिया जाए। देखिए अमीश भाई, ये हमको गद्दार बोल रहे हैं। मतलब ये कन्हैया कुमार वाले, उमर खालिद वाले, ये जो कन्हैया कुमार के साथ खड़े हैं, ये जो सीपीआईएम के साथ खड़े हैं, माले के साथ खड़े हैं, आफ्ताब आलम जो बम फोड़ रहा था गया में, पटना में जो बम फोड़ा था मोदी जी की रैली में, उसको टिकट देने वाले, ये जो जिन्ना को पसंद करता था एएमयू में, जिन्ना वाले को टिकट देने वाले, ये सब देशभक्ति है, ये सब देशभक्ति है। और हमारा जो 370 हटाना वो एकदम गद्दारी है। ये कमाल है। मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से मैंने पूछा कि आप इनसे पूछिए जरा, ये आर्टिकल 370 लाएंगे जो पी चिदम्बरम कह रहे हैं, आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। क्या तरीका है मृत्युंजय जी, ये क्या तरीका है? बोल रहे थे मृत्युंजय जी, ये क्या तरीका है? आवाज कम कर दीजिए। मृत्युंजय जी, ये क्या तरीका है? तिवारी जी का आवाज कम करिए जरा। बोलिए संबित, बोलिए, अपनी बात तिवारी जी का आवाज कम करिए, हमको बोलने दिया जाए। अभी मंगरू तिवारी जी दूसरे पे चिल्ला रहे थे, अब मेरे को बोलने नहीं दे रहे हैं। ये मंगरू जी का आवाज कम करिए। संबित बोलिए आप। ये मंगरू जी का आवाज कम करिए, हम तो मंगरू जी को पूरा सुने। मंगरू जी क्यों चिल्ला रहे हैं बीच में? अरे कोई भी है, कम करिए मंगरू जी का आवाज, हमको डिस्टर्ब हो रहा है। जिसकी अजय लोग बात कर रहे थे, मंगरू की जमीन। नहीं, ये सब मंगरू का जमीन हड़प के मंगरू बने हैं। छोड़िए, अब हम देखिए, ऐसा है, मैं पूछ रहा हूं कि आर्टिकल 370 के बारे में बात नहीं हो सकती है। क्यों? ये आर्टिकल 370 जो इंडिया में जम्मू कश्मीर है कि नहीं है, ये सब क्यों छुप रहे हैं? आज अनुच्छेद 370 के बारे में प्रधानमंत्री जी ने सवाल उठा लिया, कांग्रेस पार्टी ने लिखित में दिया है। लिखित में पी चिदम्बरम का बयान है कि हम चाहते हैं अनुच्छेद 370 फिर से वापस आए। किसको टिकट दिया है इन लोगों ने? आरजेडी ने टिकट दिया है, कांग्रेस ने टिकट दिया है उन लोगों को जिन लोगों ने देश के विरोध में बयान दिया है। आपने आफ्ताब आलम को टिकट दिया है जो बॉम्ब ब्लास्ट करता है, आपने उस व्यक्ति को टिकट दिया है जो जिन्ना का समर्थन करता है, और आप आके दूसरों को गद्दार कहते हैं। अरे भैया, 20 हमारे बिहार के जवान शहीद हो गए देश के संप्रभुता को बचाते हुए, और यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं बिहारी जवान बचा नहीं पाए देश के संप्रभुता को, और 1200 किलोमीटर के अंदर चीन घुस के आ गया। ये अभय दुबे को आज हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। अभय दुबे चरणों में झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। बिहार के जवान जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी और बदले में देश की संप्रभुता को बचाया, चीन को एक भी इंच जमीन लेने नहीं दी। और यहाँ बेशर्मी से मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि चीन 1200 किलोमीटर अंदर घुस गया। अरे भैया, अबे दुबे ने करेक्शन कर दिया 1200 स्क्वायर किलोमीटर। अबे दुबे, एक तरफ मंगरू है, दूसरी तरफ ये मुंगेरी लाल। अबे दुबे, 16 अक्टूबर, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है आपसे। 16 अक्टूबर को देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक ट्वीट किया, कहा कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों की स्थिति और अधिकारों की बहाली के लिए बिल्कुल दृढ़ है। मोदी सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को किए गए मनमाने असंवैधानिक फैसले को रद्द किया जाना चाहिए। यानी कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो 370 को वापस लेके आएगी। चिदम्बरम साहब, देश के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, गांधी परिवार के बेहद करीबी नेता, ये बात कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? अबे दुबे, क्या आप 370 को वापस लेकर आएंगे? आज प्रधानमंत्री ने बोला कि आप लोग अगर आएंगे तो 370 को वापस लेकर आएंगे, और आपकी हिम्मत हो रही है वोट मांगने की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला आज। बोलिए, ये देश का मुद्दा तो है ही। अमीश देवगन जी, देखिए, अभी मैंने कैलकुलेट किया है, संबित पात्रा जी ठीक चीन जितना अंदर घुसाया है उसके मैंने अभी देखा है 1230 किलोमीटर पर बैठे हैं। चीन का एजेंट जो बैठा है संबित पात्रा, 1230 किलोमीटर, मतलब चीन यहां तक घुस गया। दूसरी बात है, आपने पूछा 370 हटाएंगे, पहले हम बिहार की बेरोजगारी हटाएंगे,
फिर दूसरा बिहार की अशिक्षा मिटाएंगे, फिर बिहार से अराजकता मिटाएंगे। 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज का जवाब ना अजय आलोक दे रहे हैं ना संबित पात्रा। अभी मोदी जी ने जवाब दिया है लोकसभा में 2020 में। अभी देता हूं जवाब। फार्मर्स वेलफेयर 3,094 करोड़, एजुकेशन 1,000 करोड़, गंगा नदी का जो पुल है 2,000 करोड़ रुपए का वो तो निरस्त कर दिया है। 44,000 जो नेशनल हाईवे थे वो उसमें से एक का भी काम स्टार्ट नहीं किया। माता सीता को बड़ा धोखा दिया। माता सीता के प्राकट्य स्थल के निर्माण के लिए 100 करोड़ मांगे बिहार सरकार ने। मोदी सरकार के 30 करोड़ रुपए देंगे सिर्फ। अरे एक का भी काम नहीं किया। मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं अपने दोनों मेहमानों का। संबित और अभय दुबे, आप दोनों का मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं। अभय दुबे, आपने काफी देर बोला, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? चिदंबरम के 16 अक्टूबर के ट्वीट पर आप क्या कहते हैं? क्या 370 की बहाली पर कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही, या आप इस सवाल को अवॉइड करना चाहते हैं? आप बोल दीजिए कि अमीश जी इस सवाल को हम अवॉइड करना चाहते हैं, आई विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चन। यू कैन से दैट। नहीं, मैं जिम्मेदारी से उत्तर देता हूं। देखिए, वो काला दिन था जब प्रधानमंत्री के सम्मुख ये कहा मुफ्ती मोहम्मद ने कि हम आतंकवादियों का धन्यवाद करते हैं, चुनाव के लिए प्रधानमंत्री बोल रहे और सरकार बना ली। धारा 370 के लिए सुनिए, 370 के लिए कश्मीर का आरोप ही यह है कि कांग्रेस पार्टी ने उसको स्केलेटन रहने दिया, लेकिन हमने नागरिकों को विश्वास में लिया और आहिस्ता आहिस्ता उसे खत्म किया। जैसे हमने सिक्किम में खत्म किया, सिक्किम में भी यही परिस्थिति थी, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी पर आरोप ही यह था। तो आर्टिकल 370 नागरिकों को विश्वास में लेना जरूरी है, क्योंकि जनता से राज्य बनता है, अकेला राज्य कोई भौतिक क्षेत्र नहीं है। चिदंबरम ने इतना बड़ा गलत बोल दिया कि आप लोग उसको डिफेंड भी नहीं कर पा रहे क्या? आप बताइए, पी चिदंबरम जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, इतना तो बताइए। आप आर्टिकल 370 लाएंगे फिर से वापस या नहीं लाएंगे, ये बताइए। अमीश देवगन जी स्केलेटन क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि वो स्केलेटन क्या है, वो झूठ क्यों अरे बोल रहे हैं? सारा स्केलेटन कबर्ड में बंद है, एक एक करके बाहर निकल रहा है। आप बताइए पहले आर्टिकल 370 हटाएंगे या लगाएंगे? बिहार के किसान आपके खिलाफ। एक बात 80 लाख बच्चे शिक्षा से वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। आज बिहार में देश के प्रधानमंत्री की रैली थी, उन्होंने बोला नीतीश ही होंगे सीएम। अब बताइए, अब भी आपके चिराग पासवान हनुमान बने हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के? नहीं, आपको हमारी याद 40 मिनट बाद आई है क्या? नहीं 40 मिनट बाद आपको हमारी याद आई है क्या? अब क्या कमेंट देने हैं हमको इस पे? ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि 40 मिनट बाद अब हमारे पास आ रहे हैं, हम बैठे हुए 40 मिनट से। दिस इज नॉट फेयर। नहीं आप भी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहस हो रही थी और एक मिनिस्टर भी थे, दैट इज व्हाई मेक योर पॉइंट। हाँ, नहीं ऐसा है कि अमित शाह ये अपने प्रधानमंत्री जी ने जो आज बात कही है, यही बात हम पहले से कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि नीतीश कुमार ने विकास नहीं किया है। नीतीश कुमार ने सिर्फ 3.5 साल विकास किया है, और जहां दूसरी तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं हमने 15 साल विकास किया है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने विकास की जो स्पीड होनी चाहिए थी वो नहीं है। और दूसरी बात, घोटाले हैं। 7 निश्चय प्रोग्राम जिसके ऊपर ताल ठोक रहे हैं उसमें घोटाले हैं, और टोटल 56 घोटाले हैं, और ये जनता जवाब दे रही है। जहां जहां रैलियां हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी भ्रष्ट है के नारे लग रहे हैं। आप कह रहे हैं ये बीजेपी और जेडीयू की सरकार भ्रष्ट सरकार है। हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भ्रष्ट है। नीतीश कुमार की सरकार तो बीजेपी साफ कैसे हुई? नीतीश कुमार का नेतृत्व सरकार तो बीजेपी की भी है। तो जवाब दे हमको, बाढ़ में क्या किया इन्होंने? अभी 80 लाख लोग बाढ़ में घिरे थे, क्या किया बताइए इन्होंने? संबित पात्रा में घुटनों पानी होता है। संबित पात्रा ने आपको कहा था कि आप वोट कटुआ पार्टी है। इन चीजों का संबित पात्रा ने कहा था कि आप वोट कटुआ पार्टी है। एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं बाइट दिखा सकता हूं आपको, एक ही बात पे क्या बोलेंगे आप? संबित पात्रा ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि आप वोट कटुआ पार्टी है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा आप वोट कटुआ पार्टी है। नहीं, एक बात बताइए, जिस पार्टी के जिस अमीश जी, जिस पार्टी के 6 से 10% और 12% वोट थ्रू आउट रहे हैं,
2000 में हमारी पार्टी बनी थी, उसको आप वोट कटुआ पार्टी कहेंगे? संबित पात्रा, एक समय पे क्यों बीजेपी कहा के आपने 23 वोट कटुआ MLA पार्टी? होते थे। जवाब दीजिए एलजेपी को। तो वोट पटुआ पार्टी कैसे कहोगे? भ्रष्ट सरकार ये है आपकी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में नीतीश आप को वोट जेल पटुआ भेजेंगे, कह के चिराग पासवान कह रहे दूसरी हैं। पार्टी पे तमाचा नहीं मार सकते हैं। अभी हम एनडीए में निपटाइए ना। ये बार बार कह रहे हैं। बोलिए हम ये संबित कह रहे हैं पात्रा। कि 10 तारीख को नीतीश कुमार मेरा का मौका आएगा नेतृत्व तब खत्म मैं हो बोलूंगा। जाएगा। संबित पात्रा बोलिए। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, बहुत ज़्यादा उलझ के कोई लाभ नहीं है। हमने बार बार इस विषय को स्पष्टता के साथ रखा है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जहां तक एनडीए का सवाल है, हम चार पार्टी बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम चारों मिलकर लड़ रहे हैं। हमारी ना तो कोई बी टीम है और ना कोई सी टीम है। ठीक है, कोई हनुमान जी हैं और हनुमान जी के हृदय में अगर मोदी जी बसे हुए हैं तो आज मोदी जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, वो कह रहे भ्रष्ट सरकार है। बहुमत के साथ बनेगी। शायद सुना नहीं, उन्होंने बोला भ्रष्ट सरकार है ये। अब फिर ये हनुमान जी कैसे हो गए बताइए? अगर राम जी की बात ही नहीं मानेंगे तो ऐसे कैसे? एक के बाद भाई ये अच्छी बात नहीं है। आप ही ने बोला वोट कटुआ पार्टी है। मोदी जी ने कहा था, इन्होंने हनुमान मोदी जी ने कहा था। अब हनुमान जी बोल रहे हैं ये अच्छी बात, ये अच्छी बात मोदी जी ने गिनाए तो घोटाले, वही लिस्ट है हमारे पास। संबित जवाब नहीं, वो तो दिला रहा हूं आपको। वो सारे घोटाले तो मोदी जी ने लालू प्रसाद यादव जी के गिनाए थे। लालू प्रसाद यादव जी के घोटाले गिनाए थे। लालू प्रसाद जी के घोटाले तो इतने बड़े थे, अब तो तेजस्वी जी भी माता पिता का फोटा हटा दिए। माता पिता के आप तो हनुमान जी बने हुए हैं, आप तो फोटो लगाए हुए हैं अंदर, मगर वहां तेजस्वी जी ने माता पिता को त्याग दिया है। अरे माता पिता को त्याग दिया है। सुनिए, अरे हनुमान जी सुन तो, अरे हनुमान जी सुन तो लीजिए। अरे भैया हनुमान जी सुन तो लीजिए। अरे हनुमान जी, राम जी की टीम की बात तो सुन लीजिए हनुमान जी। अरे हनुमान जी, अरे राम जी की टीम की बात तो सुन लीजिए। अरे कैसे हनुमान जी है ये भी नजारा गजब है। सुनिए, कभी संबित पात्रा के बगल में बैठने वाले ए.के. वाजपेयी आज बीजेपी पर इशारों में सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन संबित और ए.के. वाजपेयी को जरा दो विंडो में डालिए। एक गाना है आप दोनों के लिए याद आता है, निगाहें कहीं पर निशाना कहीं पर। सक्षम है मगर इन दोनों का संबित और ए.के. वाजपेयी को डालिए। आप इन दोनों को देखिए, ये दोनों वरिष्ठ नेता है अपनी पार्टी के। इन दोनों के निगाहें कहीं है, निशाना कहीं है। तो अब कौन सा गाना कब गाएगा ये पता नहीं है। कौन किसकी डफली बजाएगा ये पता नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है। और मृत्युंजय तिवारी और अभय दुबे को भी दिखाइए, वो ये देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उनको दोनों को भी दिखाइए। राजनीति यही है भारत की, भारतीय राजनीति यही है, पॉलिटिकल सिनेरियो भारत का। यहाँ पर कब कोई बेवफा हो जाए पता नहीं लगता। लेकिन ये कहते हैं हमारा प्यार तो बीजेपी के साथ है, लेकिन हमारी वफा नीतीश कुमार के साथ नहीं है। ये भी गजब है। लेकिन ये प्यार का जो ट्रायंगल है संबित पात्रा, मैं ब्रेक के बाद इस पर आपके सवाल लूंगा। ये जो प्रेम का आपका ट्रायंगल है ये गजब है। मैं ब्रेक ले रहा हूं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार, और अब आखिर में निष्कर्ष। और आज की बहस का निष्कर्ष यही है कि राजनीति के अंदर दोनों गठबंधन दोनों तरफ से तीर छोड़ते हैं, और वो तीर जो होते हैं वो वोटों को लुभाने के लिए होते हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बेमतलब खेल में उतर के खेल को खराब करते हैं। तो 16 अक्टूबर को जो चिदंबरम साहब ने ट्वीट करा वो खेल को खराब करने जैसा ही था। इसलिए अगर आप खेल को अच्छा ना बना पाओ, अपनी टीम को जिता भी ना पाओ, तो कम से कम हराने का प्रयास तो नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।